हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सत्य नॉलेज। दिस इज नेहा शर्मा। लास्ट वीडियो में मैंने द कंपनी रूल कवर करा दिया है, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा द क्राउन रूल, उसी वीडियो का सेकंड पार्ट। 1858 से 1947 तक के बीच जितने भी इवेंट्स हुए या जितने भी एक्ट बने, आज हम उन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो आज की वीडियो में ये सिर्फ 5 टॉपिक है जिसको हम कवर करेंगे। पहला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, सेकंड इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, 1892 एंड 1909। ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। ठीक। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। पहली बात तो ये एक्ट बनने की नौबत क्यों आई? अच्छा खासे कंपनी रूल बने हुए हैं, तो इस एक्ट की नौबत क्यों आई बनने के लिए? देखो, रिवोल्ट ऑफ 1857, ये क्रांति छिड़ी है इंडिया में, भारत में 1857 में। लेकिन क्यों? बहुत सारे रीजंस थे, मैं कुछ रीजंस बताऊंगी, बाकी जब हिस्ट्री पढ़ाऊंगी तो उसमें कवर करेंगे। जैसे कि पहले ना ये एक प्रथा थी कि जो राजा का बेटा होगा वही सगा बेटा है ना, जो राजा का बेटा होगा वही उत्तराधिकारी हो सकता है, वही गद्दी को संभाल सकता है। लेकिन झांसी की रानी जो थी, उनका जो बेटा था वो अडॉप्टेड था। तो ब्रिटिशर्स उस टाइम पे, मैंने बताया आपको लास्ट वीडियो में कि ट्रेड की जगह ना वो कमर्शियल संभालने की बजाय पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशन पावर ज़्यादा संभाल रहे थे, भारत में इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहे थे। तो उन्होंने एक जिद में आके उनके बेटे को उत्तराधिकारी बनाने के लिए मना कर दिया, पहली चीज। सेकंड थिंग कि जैसे इनके यहाँ पे राइफल्स या गन्स होती थी, और जैसे जितने भी इंडियंस लोग थे इनके यहाँ पे एज अ आर्मी, एज अ सोल्जर्स काम किया करते थे ब्रिटिशर्स के अंडर में। तो हुआ क्या कि जो वो गन्स या राइफल्स थी वो सुअर और गाय के चर्बी की बनी हुई होती थी, है ना। तो इस बात को लेके बड़ी चर्चा हुई कि मुस्लिम्स और हिंदू ऐसे कैसे पिग या फिर काव का फ्लैश टच कर सकते हैं, क्योंकि उस बारूद को मुंह से छील के गन में कुछ भरने का था, ऐसा कुछ प्रोसेस। ठीक है। और धीरे धीरे जैसे इनकी टैक्स पॉलिसी बढ़ती गई, जितने भी छोटे मोटे किसान थे उनको ज्यादा कष्ट झेलना पड़ा। तो बहुत सारे रीजन इकट्ठे हो गए थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। तो कहीं ना कहीं जो लोगों का गुस्सा था वो फट गया, वो निकल गया, कई सारे रीजंस की वजह से। पॉय म्यूटिनी भी कहा जाता है, यानी कि सैनिक विद्रोह या फर्स्ट वॉर ऑफ द इंडिपेंडेंस। कुछ लोगों का कहना था कि ये पहली लड़ाई थी अपनी आजादी के लिए। ठीक। अच्छा, अब ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को समझ नहीं आया कि हम लोग वहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी भेजे हुए हैं, अच्छा खासा काम चल रहा है, अभी तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। सडनली ऐसा क्या हुआ कि इन लोगों ने हमारे अगेंस्ट इतनी बड़ी क्रांति छेड़ दी? जब वो रीजंस उन्होंने जाना, तब उनको पता लगा कि जिन लोगों को वहां पे काम करने के लिए भेजा गया है, ये लोग पॉलिटिकल पावर और एडमिनिस्ट्रेशन पावर में ज्यादा गुजरे। तो उनको हैंडल करने के लिए क्या किया गया, जो ईस्ट इंडियन कंपनी की जो सत्ता थी वो सारी अब ब्रिटिश क्राउन ने अपने हाथ में ले ली कि भाई ऐसा है, आप लोगों को काम करने के लिए भेजा गया था, आप उल्टा ही करके आ रहे हैं, जिससे इंडियंस भड़क गए हमारे ऊपर। तो द रूल ऑफ कंपनी, कौन सी कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज रिप्लेस्ड बाय द रूल ऑफ द क्राउन इन इंडिया। ठीक। अब क्या क्या चेंजेस हुए, कैसे, वो सब देखते हैं अभी। तो इस एक्ट को क्या बोला गया? द एक्ट नोन एज द एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्या मतलब है गुड गवर्नमेंट का? देखो, जब ब्रिटिशर्स को ये लगा कि आ, हम इतने टाइम से राज कर रहे हैं, अब तक किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई है, सडनली इतना कुछ हुआ, झेला उन लोगों ने, तो ये लगा कि गलत हुआ है, दोबारा से फिर से ऐसा रिवोल्ट ना हो हमारे अगेंस्ट। तो एक एक्ट बनाया गया, कानून बनाया गया 1858 में, जिसको द एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट भी कहा गया। ठीक है, जो इंडिया के कहीं ना कहीं भलाई की उसमें था। अच्छा देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों को यहाँ भेजा क्यों गया था कि भैया ऐसा है, आप बाहर जाइए, ठीक है, आप अपना ट्रेड कीजिए, काम कीजिए। बट आदत थी कि पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन पावर्स डे बाय डे बढ़ाए जा रहे थे, जिससे क्या हुआ, इंडियंस हो गए परेशान। तो जो उनके अगेंस्ट अब हुआ है ये फ्यूचर में ना हो, इसीलिए इस एक्ट को बनाया गया। ठीक है। तो इस एक्ट को द एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी कहा गया। सेकंड थिंग इज अबॉलिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इस एक्ट के दौरान क्या हुआ, ईस्ट इंडिया हो गई खत्म। ईस्ट इंडिया कंपनी को बोला गया कि भैया आप साइड हो जाइए अब, ठीक है, आपको जो करना था आपने कर लिया, अब जैसे रूल करना है वो हम बताएंगे। थर्ड पॉइंट देखिए,
ट्रांसफर्ड दी पावर्स ऑफ गवर्नमेंट टू ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक, जितनी पावर थी गवर्नमेंट की, कौन सी गवर्नमेंट, ईस्ट इंडिया कंपनी की बात हो रही है यहाँ पे, कि जितनी भी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जो भी पावर थी, जितने भी उसके हेड थे, डायरेक्टर थे, उन सबकी पावर किसके अंडर चली गई, ब्रिटिश गवर्नमेंट की। ठीक है, वाइस रॉय ऑफ इंडिया, ये वाइस रॉय क्या है, जो पहले डेजिग्नेशन थी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, उसकी पोजीशन, वो डेजिग्नेशन हटा के अब क्या नाम आ गया वहां पे, वाइस रॉय ऑफ इंडिया। ठीक है, और ये रिप्रेजेंटेटिव थे ब्रिटिश क्राउन के। ठीक, फर्स्ट वाइस रॉय कौन थे हमारे, लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग जो है वो हमारे फर्स्ट वाइस रॉय बने। ठीक, द पावर ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सरसाइज्ड बाय द सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया। सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया से क्या मतलब है, ये भी एक पोजीशन है, डेजिग्नेशन है। ये बैठते थे ब्रिटिश कैबिनेट में। ठीक है, ही वॉज द मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट। इनका काम क्या होता था, देखो लॉर्ड कैनिंग के पास जितनी भी रिपोर्ट, जितनी भी खबर होती थी इंडियन अफेयर्स को लेके, वो सारी रिपोर्ट करते थे इन्हें, किसको, जो भी सेक्रेटरी होता था ब्रिटिश कैबिनेट का, और ये उनके बिहाफ पे क्या करते थे, सीधा क्वीन को ऑन डेली बेसिस सारी खबर देते थे, जितनी भी इंडियन अफेयर्स की खबरें होती। इस सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया यानी कि इस डेजिग्नेशन के लिए अकेले इतना सारा काम कैसे हैंडल करेंगे, तो इनके लिए 15 मेंबर्स काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि 15 मेंबर की एक काउंसिल बनाई गई। ठीक है, जिसके अंदर क्या होता था कि इंडिया से रिलेटेड जो भी मैटर होगा, जितने भी अफेयर्स होंगे, जो भी पॉलिसीज होगी, वो डिस्कस की जाएगी, या उनके ऊपर कोई लॉ बनाना पड़े या एक्शन लेना पड़े, तो ये इतने इनकी पावर थी। ठीक है, तो ये क्या करते थे कि टाइम टू टाइम इंडिया की जितनी भी इंडिया से रिलेटेड या इंडिया की डेवलपमेंट के लिए या इंडिया से रिलेटेड जो भी मैटर होता था, ये इसको असिस्ट करते थे, इनको बताते थे। सेम अब देखो क्या चला आ रहा है, पहले 15 मेंबर की काउंसिल हो गई। ठीक है, अच्छा ये हो गई सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंडिया के साथ। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग कहाँ बैठे हुए, इंडिया में। ठीक है, जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ब्रिटिश क्राउन को। ये डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं कर सकते हैं उनसे, डायरेक्ट बात नहीं कर सकते हैं, तो ये जो भी खबर होती थी ये बताते थे सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया को, जो ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर होते थे, जो वही ब्रिटेन में बैठे बैठे, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में बैठे बैठे काम कर रहे हैं। ठीक है, अब ये सारी खबर किसको देते थे, क्वीन को। ठीक है, अच्छा, इंडिया गवर्न बाय इन द नेम ऑफ हर मेजेस्टी। हर मेजेस्टी का मतलब क्या है कि अब जो इंडिया की सरकार, अब जो इंडिया गवर्नमेंट, भारत की सरकार होगी, वो किसके नाम पे चल रही है, हर मेजेस्टी। हर मेजेस्टी का मतलब क्या है, क्वीन एलिजाबेथ की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, देखिए इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, ये इंडियन काउंसिल क्यों बनाई गई, ठीक है, ये एक्ट क्यों बना, इट प्रोवाइड्स दैट वाइसरॉयज लेजिस्लेटिव काउंसिल शुड नॉमिनेट सम इंडियंस एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। कहने का मतलब क्या हुआ, देखो जो वाइसरॉय की लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, उसमें ऑलरेडी जो मेंबर्स थे वो थे ब्रिटिशर्स। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये कहा गया कि भाई आप जो भी लॉ बनाते हैं या इंडियन अफेयर्स में जो शामिल होते हैं, तो उसमें कहीं किसी इंडियन की तो कोई हाँ या ना होती ही नहीं है ना, वो लोग रिप्रेजेंट ही नहीं कर पाते अपने इंडिया को। तो अगर ऐसे मेंबर्स को चुना जाए, मतलब ऐसे इंडियंस को मेंबर बनाया जाए, जिनको नॉन ऑफिशियल कहा गया, ऑफिशियल तो मतलब जो ब्रिटिशर्स थे, नॉन ऑफिशियल मतलब कि लॉर्ड कैनिंग ने अपनी तरफ से उन लोगों को चुना, उन भारतीयों को चुना जो इंडिया को रिप्रेजेंट करें। ठीक है, तो इनके लेजिस्लेटिव काउंसिल को थोड़ा और बढ़ाया गया, तो मेंबर्स ऐड किए गए। तो मैं बताऊंगी अभी आगे कि लॉर्ड कैनिंग ने वो 3 कौन से मेंबर थे जिनको उन्होंने चुना। ठीक है, सेकंड थिंग देखिए, डिसेंट्रलाइजेशन। अब इसका मतलब क्या है, आप मेरी लास्ट वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने चार्टर एक्ट 1833 और कंपनी रूल पढ़ाया, उसमें जैसे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 हो गया, चार्टर एक्ट 1833 हो गया, आप वो देखिएगा। तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है, अच्छा पहले ना जो जितनी प्रेसिडेंसी टाउन थी, से मद्रास, बॉम्बे, बंगाल, तो हुआ क्या, जो मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर हुआ करते थे, इनकी पावर उठा के किसको दे दी गई थी, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बंगाल को। ठीक है, अब ये तो पावरफुल रहे ही नहीं, है ना, तो ब्रिटिशर्स ने ये सोचा कि अब तो अब जो सत्ता है वो चली गई है क्राउन के पास, वो ईस्ट इंडिया कंपनी बोर्ड कंट्रोल ये सब संभाल रहे थे। तो देखो हुआ क्या
कि अब इन लोगों ने इनको ये पावर वापस दे दी। तो जो बॉम्बे और मद्रास की जो प्रेसिडेंसी टाउन थी, यहाँ के जो गवर्नर थे, इनको ये पावर वापस दे दी गई। ये सब करने के पीछे इनके रीजंस क्या थे? तो देखो, इंडियंस पहले इतने भड़के हुए थे, पहले एक रिवॉल्ट हो गया है, तो ये नहीं चाहते थे कि फिर से वो दोबारा से ऐसा रिवॉल्ट आए, इनके अगेंस्ट कुछ साजिश रची जाए। तो देखिए, वो 3 मेंबर कौन से थे? द राजा ऑफ बनारस, द महाराजा ऑफ पटियाला, सर दिनकर राव। ठीक है। अच्छा, कुछ नई लेजिस्लेटिव काउंसिल्स भी बनी, जैसे पंजाब में बनी 1862 में, बंगाल में बनी 1886 एंड नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस में कब बनी? 1892। देखिए, पोर्टफोलियो सिस्टम क्या है ये लॉर्ड कैनिंग ने 1859 में ही इसकी शुरुआत कर दी थी, लेकिन इसको जो मान्यता मिली वो कब मिली? 1861 में। ये लाना चाहते थे पोर्टफोलियो सिस्टम। देखो, वाइसरॉय की ना 2 काउंसिल थी, एक थी लेजिस्लेटिव और एक थी एग्जीक्यूटिव। ठीक है। अब लेजिस्लेटिव का तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, इसमें ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे। एग्जीक्यूटिव में इस पोर्टफोलियो सिस्टम का मतलब क्या था? एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो मेंबर्स होते थे, उनमें से किसी एक मेंबर को इंचार्ज बना दिया जाता था किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का। ठीक है। अब वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल का जो मेंबर है, जिसको इंचार्ज बनाया गया है किसी भी डिपार्टमेंट का, वो अपने डिपार्टमेंट के बिहाफ पे कोई भी डिसीजन ले सकता है। ठीक है। अच्छा, इस एक्ट में से एक चीज हो रहा है, ऑर्डिनेंस मेकिंग इंट्रोड्यूस्ड। अब इसका क्या मतलब है? तो वाइसरो के पास ये पावर थी कि इमरजेंसी के दौरान, ड्यूरिंग द इमरजेंसी, वो ये काम कर सकता है कि बिना अपने लेजिस्लेटिव काउंसिल से डिस्कस किए हुए वो कोई भी ऑर्डिनेंस पास कर सकता है, और जो वो ऑर्डिनेंस पास करेंगे उसकी जो टाइम लिमिट होगी वो कितनी होगी? 6 मंथ्स। ठीक है। अब इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। ठीक है। इस 1892 में क्या हुआ? इंक्रीज नंबर ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, मतलब इंडियंस की बात हो रही है। ठीक है। इन सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्या कह रहा है? कह रहे हैं कि जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव में, एंड सेंट्रल मतलब किसका? जो डायरेक्ट ब्रिटिशर्स है, एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव, जितनी भी प्रेसिडेंसीज टाउन थी जिसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी थी, जैसे कि मैंने बताया लास्ट, मद्रास एंड बॉम्बे या पंजाब। ठीक है। नॉर्थ वेस्टर्न। तो इसमें क्या किया गया कि इन लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में इंडियंस मेंबर की तादाद को बढ़ाया गया, उनके नंबर्स को बढ़ाया गया। अच्छा, ये थोड़ा सा इसको कनेक्ट करके पढ़ते हैं। जब हम इंडियंस के लिए सीट बढ़ा रहे हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल में, उनको हिस्सा लेने के लिए बोल रहे हैं, उनको मेंबर बना रहे हैं, तो कुछ पावर्स भी दी गई है ना। अब उसमें पावर क्या थी? जैसे फंक्शंस, थोड़े इनके फंक्शंस को भी चेंज किया गया। फंक्शंस ऑफ एलसी एक्सपेंडेड, मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल। अच्छा, यहाँ पे इंडियंस को एक पावर दी गई, कौन सी? बजट, कि वो जो इंडिया को रिप्रेजेंट, वो मेंबर जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो बजट को डिस्कस कर सकते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल में। मैं एग्जीक्यूटिव की बात नहीं, लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात कर रही हूँ। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मौका मिलेगा, वो आगे पढ़ाएंगे अगले एक्ट में। ये बात मैं कर रही हूँ यहाँ पे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल की। अभी ये पावर जो बजट को लेके है, वो अभी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव के पास नहीं पहुंची है, क्योंकि देखो, जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स थे, उनको अभी फिलहाल लेजिस्लेटिव पावर्स दी गई है ना। लेजिस्लेटिव पावर में अभी उनको ये पावर नहीं दी गई कि वो कि बजट को पेश कर सकते हैं या बजट के अगेंस्ट कुछ पूछ सकते हैं, नहीं, उनको ये पावर नहीं दी गई है, आगे मिलेगी। अभी फिलहाल के लिए इस एक्ट के दौरान क्या हुआ कि नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को बढ़ाया गया। ठीक है। कहाँ कहाँ? सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। प्लस कुछ फंक्शन को चेंज किया गया। अच्छा, उस फंक्शन में क्या था कि बजट पेश करने का एक मौका दिया गया इंडियंस को, ये राइट दे दिया गया कि वो बजट से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है। पर ये था सिर्फ सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, अभी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव में भी उनको कोई मौका नहीं दिया गया। नेक्स्ट क्या है? नॉमिनेशन ऑफ सम नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, 2 जगह, कहाँ कहाँ? सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। अच्छा, ये नॉमिनेशन ऑफ सम नॉन ऑफिशियल मेंबर, ये यहाँ पे देखो मैंने बोला ना, इंक्रीज नंबर।
अभी यहाँ पे बोला जा रहा है नॉमिनेशन। ये नॉमिनेशन का मतलब क्या है? यहाँ पे नॉमिनेशन का मतलब था यहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शंस। अब देखिए यहाँ पे हो गया रहा है, जो भी वाइसरॉय होता था और वो मेंबर्स को इलेक्ट करते थे, वो क्या, वो जो उनकी जान पहचान में होते हैं या जिनसे उनकी ज्यादा अच्छे से बनती है इंडियंस में, तो बस वो उनको अपॉइंट करते थे। अच्छा, अब इस बात से बहुत सारे लोग जो थे वो नाराज थे कि ये तो अपने मन मर्जी से किसी को भी ऐसे सिलेक्ट कर लेते हैं, हमें भी मौका दो कि हम किसी को रिकमेंड करें और आप उसको एज अ मेंबर अपॉइंट करें। तो अब देखिए इस एक्ट के दौरान होता क्या है कि कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में अपॉइंट किया गया, बट किसके रिकमेंडेशंस पे? जैसे मान लीजिए सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में अगर कुछ इंडियंस को अपॉइंट करना है, नॉमिनेट करना है, मेंबर बनाना है, तो उनको कौन रिकमेंड करेगा? ये प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिन्हें बताएगी कि भाई हमारी तरफ से तो ये मेंबर है, इनको इलेक्ट किया जाए, तो ठीक है, वॉइसरॉय उनको इलेक्ट करेंगे। जब बात आएगी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव की, यानी कि अब यहाँ पे पावर किसकी है? यहाँ पे गवर्नर की है ना। मैंने बताया अभी पीछे अभी आपको कि गवर्नर्स को पावर वापस दे दी गई, लेजिस्लेटिव पावर्स। तो अब यहाँ पे जब गवर्नर बैठा हुआ है उन मेंबर्स को चुनने के लिए, पर गवर्नर भी उन्हें चुनेगा जो उनके बहुत नजदीक है, बहुत करीबी लोग होंगे, बट ऐसा नहीं चलेगा। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में अब वही लोग बैठेंगे जो गवर्नर को रिकमेंड करेंगे। देखो नेक्स्ट क्या है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, ठीक है। इस एक्ट को बोलते थे कॉमनली नोन एज, ये एक्ट और किस नाम से जाना जाता था? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। अब ये मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स क्यों कहा गया है? अब यहाँ दो लोग हैं, ठीक है, दोनों ने मिलके कुछ तो ऐसा किया है जिनके नाम पे ये एक्ट बना, ठीक। मार्ले कौन थे? वाइस रॉय ऑफ इंडिया थे, और मिंटो कौन है यहाँ पे? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक। यूपीएससी में इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ है कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को और किस नाम से जानते हैं? तो मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स, ठीक है, याद रखिएगा। इसमें ये वॉइस रॉय है और मिंटो कौन है? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। अच्छा, इंक्रीज द साइज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, तब टोटल 16 काउंसिल थी, अब 16 से कितनी हो गई है? 60, है ना। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, अलाउड प्रोविंशियल काउंसिल्स टू हैव नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी। कहने का मतलब क्या हुआ, इस एक्ट के दौरान अलाउ किया गया किसको? नॉन ऑफिशियल्स को, यानी कि इंडियंस को प्रोविंशियल काउंसिल्स में मेजोरिटी दे दी गई। देखिए दो काउंसिल थी, एक थी सेंट्रल, सेकंड थी प्रोविंशियल। सेंट्रल काउंसिल जो थी लेजिस्लेटिव काउंसिल, वो किसकी थी? वाइस रॉय की, है ना। तो उसमें जो मेजोरिटी थी वो ज्यादा किसकी थी? ब्रिटिशर्स की। लेकिन अब प्रोविंशियल काउंसिल में मेजोरिटी किसकी बन रही है? नॉन ऑफिशियल्स मेंबर, यानी कि इंडियंस की। अब प्रोविंशियल काउंसिल के अंदर इंडियंस की मेजोरिटी ज्यादा होगी कि इंडियन ज्यादा होंगे, इसलिए लिखा गया है नॉन ऑफिशियल्स मेंबर। जो सेंट्रल काउंसिल थी उसके अंदर किसकी मेजोरिटी ज्यादा होगी? ब्रिटिशर्स की, जो ऑफिशियल्स मेंबर थे, ठीक है। अच्छा, पहली बार ऐसा हुआ, फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियंस इंट्रोड्यूस इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल। अभी तक जितने भी हमने एक्ट पढ़े हैं उसमें कहीं पे भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल नहीं थी, है ना। सिर्फ क्या था कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर अलाउ किया गया इंडियंस को, यानी कि नॉन ऑफिशियल्स मेंबर को। लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडियंस को अलाउ कर दिया गया कहाँ पे? एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, ठीक है। तो ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडियंस इंट्रोड्यूस इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल। अच्छा, ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल किसकी थी? वाइसरॉय की काउंसिल, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट इंडियन मेंबर एग्जीक्यूटिव के, वो पहले भारतीय सदस्य है जो वाइसरॉय की काउंसिल में मेंबर बने। कौन थे वो? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ठीक है। ही वॉज अपॉइंटेड एज अ लॉ मेंबर, या आप लॉ मिनिस्टर भी कह सकते हैं। तो पहले मेंबर, ये याद रखिएगा, यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है कि पहले ऐसे इंडियन मेंबर जो वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अपॉइंट किए गए वो कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, एसपी सिन्हा। देखिए नेक्स्ट क्या है, फंक्शंस। कुछ फंक्शंस को बढ़ाया गया, जैसे बजट। बजट मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल में बोथ लेवल पे, यानी कि वो सेंट्रल की काउंसिल हो चाहे वो प्रोविंशियल काउंसिल हो, है ना, उन दोनों में एक बजट को लेके कुछ चेंज हुआ। देखो पहले इंडियंस को सिर्फ बजट सुनने का अधिकार था, ना तो वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं, ठीक है, ना ही वो वोटिंग सिस्टम कर सकते हैं बजट को लेके, ना ही वो पेश कर सकते हैं।
बस उनके सामने ये क्या प्रस्ताव था कि बजट जब सुनाया जाए बाय ऑफिशियल्स मेंबर तो वो सिर्फ सुन सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ, ये लोग मान लीजिए कोई भी कल को बिल पास किया जाता है कोई सी भी काउंसिल में, चाहे वो सेंट्रल हो चाहे वो प्रोविंशियल हो, अब इंडियंस के पास ये पावर दे दी गई कि वो लोग सवाल कर सकते हैं बजट को लेके या रेजोल्यूशन पास करवा सकते हैं। अच्छा, पहले ये पावर उनके पास नहीं थी, ठीक है। दूसरा, वोटिंग सिस्टम, वोट कर सकते हैं बजट के लिए, अब वो वोटिंग सिस्टम कर सकते हैं, ठीक, वोट कर सकते हैं। पहले उनको बिल्कुल अलाउड नहीं था कि वो सवाल पूछें या वोट करें, लेकिन अब उनको अलाउड है। अच्छा, इस एक्ट के दौरान ये लग रहा है कि ये लोग फेवर में इंडियंस के, है ना, कि इंडियंस के भले के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं था जो दिख रहा है। एक्चुअल में ऐसा इसके बिल्कुल अपोजिट था। अब ये लोग कर क्या रहे हैं, देखो यहीं से इसी एक्ट से ना डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खेल गए ये लोग। कैसे? ब्रिटिशर्स ने क्या सोचा कि जो रिवॉल्ट हुआ था 1857 का वो रिपीट ना हो। तो वो कब रिपीट नहीं होगा? जब ये लोग इंडियंस के लिए अच्छा करेंगे। अच्छा, ये सब हमें दिख रहा है कि इतने एक्ट के दौरान इन लोगों ने इंडियंस के लिए भला किया कि भाई लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी शामिल कर लिया, एक उनकी पर्सनल लेजिस्लेटिव काउंसिल बनवा दी, प्रोविंशियल काउंसिल बना दिया, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में उनको इतने अधिकार दे दिए। लेकिन यहाँ पे एक इन्होंने क्या वो किया, क्या राजनीति खेली? कम्युनल इलेक्टोरेट। देखिए, कम्युनल इलेक्टोरेट इसका मतलब क्या था? इन्होंने क्या किया कि सेपरेट इलेक्टोरेट को घोषित कर दिया। सेपरेट इलेक्टोरेट या कम्युनल इलेक्टोरेट होता क्या है कि मान लीजिए जो मुस्लिम कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और वो इलेक्शंस में खड़े हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ का कोई मुस्लिम इलेक्शंस में खड़े हो रहे हैं, तो सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग हैं वही इनको वोट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखा जाए एक तरह से तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इंडियंस के फेवर में सब काम हो रहे हैं, है ना, इंडियंस की भलाई के लिए काम हो रहे हैं इंडियंस की भलाई के लिए काम हो रहे हैं, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं था। यहाँ बहुत अभी क्या खेली जा रही है, पॉलिटिक्स खेली जा रही थी कि जब ये आया ना कम्युनल इलेक्टोरेट, तो यहाँ से थोड़ा डिवाइड एंड रूल वाला पॉलिसी खेल गए ये लोग। लॉर्ड मिंटो केम टू बी नोन एज द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, ठीक, यानी कि जो ये कम्युनल इलेक्टोरेट का आइडिया था, ये किसका आइडिया था? लॉर्ड मिंटो का। इसीलिए इनको ये फादर कहा जाने लगा, किसका? कम्युनल इलेक्टोरेट। ये यूपीएससी में आया है क्वेश्चन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, इसको पढ़िएगा जरूर। अब आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। अब यहाँ पे ये इंडिया का नाम कैसे आ गया, इंडिया की सरकार कैसे बनाई जा रही है? देखो, 20 अगस्त 1917 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर किया कि हम इंडिया के अंदर एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लाना चाहते हैं। क्यों? इंडियंस की भलाई के लिए। उन सभी एसोसिएशंस या एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांचेस में इंडियंस मेंबर को अलाउ किया जाएगा। अब उनकी जो तादाद है, यानी कि जो उनके नंबर्स हैं इंडियंस के, वो बढ़ाए जाएंगे। तो ये इंडियंस की भलाई के लिए यहाँ पे शो कर रहे हैं कि हम इंडियंस की भी भलाई के लिए एक अलग से गवर्नमेंट, सेल्फ गवर्नमेंट ला रहे हैं। और इंडियन एसोसिएशंस बनाए जा रहे थे, अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांचेस बनाई जा रही थी जिसपे इंडियंस को भर्ती कराया जाता था। अच्छा, ये एक्ट बना था 1919। देखो, घोषणा तो की गई थी 1917 में, है ना, एक्ट बना 1919, लेकिन एक केम इनटू फोर्स, लागू कब हुआ? 1921, 1921, ठीक। दिस एक्ट नोन एज, इस एक्ट को क्या कहा गया? मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड। मोंटेग्यू उस टाइम पे हमारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। चेम्सफोर्ड उस टाइम पे वाइस रॉय ऑफ इंडिया थे। यूपीएससी में भी ये क्वेश्चन आया था इसी के ऊपर कि मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स को और किस नाम से जाना जाता है? तो आप वहां पे लिख के आएंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ठीक है। मोंटेग्यू कौन थे? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। चेम्सफोर्ड कौन थे? वाइस रॉय ऑफ इंडिया। सेपरेट कर दिए गए सब्जेक्ट्स बिटवीन सेंट्रल एंड प्रोविंशियल, ठीक है। हुआ क्या? सब्जेक्ट की एक लिस्ट बनाई गई जो दो भागों में बांट दिया गया, कुछ सेंट्रल सब्जेक्ट्स बने, कुछ प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स बने। यानी कि अब सेंट्रल लेजिस्लेटिव इन सब्जेक्ट्स के ऊपर लॉ बना सकती है, और जो सब्जेक्ट्स तय किए गए प्रोविंशियल्स के लिए, अब यहाँ पे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव इन सब्जेक्ट्स के ऊपर लॉ बना सकती है ना। अब देखो, धीरे धीरे क्या पता लग रहा है इससे कि पावर तो दी जा रही है इंडियंस को, लेकिन मैंने कहा ना आपसे कि यहाँ पे थोड़ी सी ये लोग पॉलिटिक्स खेल रहे थे। डायआर्की एक ग्रीक वर्ड है, डायआर्की, ठीक है,
जिसका मतलब होता है डबल रूल। ठीक है, डबल रूल क्यों बोल रहे हैं इसको? देखिए सब्जेक्ट्स को अब यहाँ पे कुछ नाम दिया गया, जैसे अब देखिए सेंट्रल सब्जेक्ट तो वही रहेंगे, है ना, जो ब्रिटिशर्स को दे दी गई। क्योंकि देखो सेंट्रल सब्जेक्ट्स का मतलब क्या है कि यहाँ पे ऑफिशियल्स मेंबर है, उनकी मेजोरिटी ज्यादा होगी, है ना। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स थे ना, इनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को जो दो पार्ट्स में डिवाइड किया वो कौन से थे? ट्रांसफर सब्जेक्ट्स और रिजर्व सब्जेक्ट्स। अब यहाँ हुआ क्या, ये थोड़ा सा समझ लीजिए, एग्जाम में आ जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पे। मैंने इसीलिए चार्ट बनाया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। सेंट्रल सब्जेक्ट्स में तो वो मेन सब्जेक्ट्स डाल दिए गए थे जिनके ऊपर कोई भी नॉन ऑफिशियल मेंबर क्वेश्चन नहीं कर सकता, है ना, उनसे कुछ पूछ नहीं सकता है। लेकिन आगे चलकर प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। एक था ट्रांसफर सब्जेक्ट, एक था रिजर्व सब्जेक्ट। रिजर्व सब्जेक्ट पढ़ते हैं पहले। देखो रिजर्व सब्जेक्ट्स, इस रिजर्व सब्जेक्ट्स के अंदर वो सारे मेन सब्जेक्ट की एक लिस्ट डाल दी गई जिनके ऊपर गवर्नर लॉ बनाएगा अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ मिलकर। लेकिन ये जवाबदेही नहीं होगा किसको? लेजिस्लेटिव काउंसिल को। अब देखो मैंने भी यहाँ पे बताया था ना आपको, एक तरफ तो लग रहा है कि ये इंडियंस की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, कि बेवकूफ बनाने वाली ट्रिक थी कि इंडियंस को वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स की एक लिस्ट दे दी कि आप इन पे लॉ बना सकते हैं। फिर आगे चल के प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड भी कर दिया। अब देखो यहाँ पे मेजोरिटी किसकी है, इंडियंस की है या ऑफिशियल्स मेंबर की है? क्या बोल रहा है कि गवर्नर जो है वो लॉ बनाएगा अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ, प्लस वो क्वेश्चनेबल नहीं, कोई भी उससे सवाल नहीं पूछ सकता। तो यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए वो जवाबदेही नहीं होगा। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, किसकी बात हो रही है? जो प्रोविंशियल्स की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, ठीक है, जहाँ पे इंडियंस मेजोरिटी ज्यादा है। तो समझ नहीं आया कि एक तरह से सत्ता दिखाई भी उनको और दी भी नहीं गई है। ठीक है, सेकंड थिंग इज ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। इसका मतलब क्या था? देखो ये कुछ सब्जेक्ट जो मामूली सब्जेक्ट्स थे, जैसे मान लो एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, ये छोटे मोटे जो सब्जेक्ट्स थे वो इसके अंदर डाल दिए, क्योंकि इन लोगों को पता था कि इंडियंस इतने पढ़े लिखे तो है नहीं, है ना। तो कोई भी लॉ बनेगा तो चार बातें हम सुन लेंगे, लेकिन जो बड़े बड़े सब्जेक्ट्स, ऐसे मेन सब्जेक्ट्स थे इनकी भलाई के लिए, वो इन्होंने अपने पास रख लिए। ट्रांसफर सब्जेक्ट्स में गवर्नर अपने मिनिस्टर्स, अच्छा यहाँ पे जो बात हो रही है ना, देखो मैंने अभी इससे पहले बताया था इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियंस को ऐड किया गया है ना, इंडियंस मेंबर को भी शामिल किया गया है। तो भैया कुछ ना कुछ बात तो उनकी भी माननी पड़ेगी। तो इन्होंने क्या चला के चली, ट्रांसफर सब्जेक्ट्स में इतने मामूली सब्जेक्ट्स रखे कि कल को अगर कोई इंडियन उसमें सवाल करता भी है तो देख लेंगे। ठीक है, तो गवर्नर अगर अपने मिनिस्टर्स के साथ मिलकर वहां पे कोई लॉ पास कर रहा है तो वो लेजिस्लेटिव काउंसिल का जवाबदेही था। और वो कौन होंगे? ऑब्वियस सी बात है, इंडियंस ही होंगे। ठीक है, देखिए फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार ऐसा हुआ कि इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, यानी कि अब इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल को बना दिया बाय कैमरलिज्म। बाय कैमरलिज्म का मतलब क्या है? जैसे आज के टाइम पे लोकसभा, राज्यसभा, तो ऐसी इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, अपर हाउस एक लोअर हाउस, जिसको कहा जाने लगा जैसे कि एक अपर हाउस और लोअर हाउस, जैसे आज के टाइम पे लोकसभा, राज्यसभा, ऐसे। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ठीक है, ये आया हुआ है क्वेश्चन यूपीएससी में। सो बायकैमरलिज्म जो वर्ड है वो पहली बार कहाँ यूज किया गया था? ठीक, सेकंड थिंग इज डायरेक्ट इलेक्शन। अच्छा देखो कितनी भलाई की बात हो रही है कि यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शंस कर दिए। इससे पहले अभी तक हमने ये डायरेक्ट इलेक्शन का नाम सुना ही नहीं, है ना। मैंने अभी पढ़ाया आपको इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, उसमें डायरेक्ट इलेक्शंस नहीं थे, इनडायरेक्ट इलेक्शंस हो रहे थे। अब यहाँ पे वोटिंग सिस्टम आ गया, लेकिन वोटिंग सिस्टम कर कौन सकता है? देखो यहाँ पर भी चालाकी खेली, जिससे गरीब लोगों को, विमेन को वोट देने का अधिकार नहीं था, है ना। तो यहाँ पर भी देखो क्या चालाकी खेली, पीपल ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी, टैक्स और एजुकेशन, यानी कि जिसके पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी हो, जैसे लाइक जमींदार हो गए, या जो रिच पीपल हैं, या जो सबसे ज्यादा टैक्स भरते हो ब्रिटिश गवर्नमेंट को, या जो थोड़े पढ़े लिखे होंगे, एजुकेटेड लोग हैं, ठीक है, वही लोग जो है वो सिर्फ वोट कर सकते हैं। इलिटरेट पीपल या पुअर, ये विमेन, इन लोगों को राइट्स ही नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट देखो,
वाइस रॉयस एग्जीक्यूटिव काउंसिल, देखो जो वाइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें ये बोला गया कि अगर 6 मेंबर है ना तो 6 में से 3 कौन होंगे, इंडियंस होंगे, बाकी के 3 कौन होंगे, ऑफिशियल्स मेंबर यानी कि ब्रिटिशर्स। लेकिन यहाँ पे एक चीज और कही गई कि अगर जो ये 3 मेंबर्स हैं, ये 3 जो इंडियंस है, वो कमांडर इन चीफ ये वाली पोस्ट नहीं ले सकते। अदरवाइज इंडियंस चुने जा सकते हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, लेकिन बस कमांडर इन चीफ के लिए ये लोग एलिजिबल नहीं है। ठीक। एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, देखो मैंने ये आपको इससे पहले भी बताया, तो जो ये कम्युनल इलेक्टोरेट था, इसको आगे और कैसे बढ़ाया गया। अभी तो सिर्फ बात की गई थी मुस्लिम कम्युनिटी की, अब धीरे धीरे ये देखिए सिख, क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस, इन सब के लिए भी प्रिंसिपल को बढ़ा दिया गया। ठीक। तो यानी कि एक तरह से देखा जाए, पहले बोल दिया गया कि बाइकैमरलिज्म है, डायरेक्ट इलेक्शन कर सकते हैं। अच्छा, इलेक्शन कौन नहीं कर सकता, कौन कर सकते हैं, यहाँ पे भी डिवाइड रूल खेल दिया। फिर नेक्स्ट, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियंस तो रहेंगे, 6 में से भाई 3 इंडियन रहेंगे, बराबर का अधिकार दे दिया, लेकिन वो इंडियन कमांडर इन चीफ नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखो, एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल कम्युनल इलेक्टोरेट, यानी कि अभी तो सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के तक सीमित थे, आगे धीरे धीरे और बढ़ाते चले गए, सिख, क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस। तो देखा जाए तो भारतीय को तो बांट दिया था इन लोगों ने ये कम्युनल अवार्ड के चक्कर में। सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन वाज सेटअप इन 1926, पहली बार ऐसा हुआ कि सुझाव दिया गया कि एक सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया जाए। अच्छा, ये सुझाव दिया किसने, देखिए एक ली कमीशन बिठाया गया। ठीक है, इस ली कमीशन में ये सुझाव दिए गए कि सिविल सर्विस होनी चाहिए, सिविल सर्विस एग्जाम होने चाहिए, कि वो एग्जाम बेस पे ही उनको शामिल किया जाए। ठीक है, तो एक सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन बैठाया गया। देखो आगे चल के अब हम पढ़ेंगे जो सिविल सर्विस है ना, ये कब सेटअप हुआ, कैसे बना। तो अभी यहाँ पर देखिए सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन वाज सेटअप इन 1926, और ये आया कहाँ से सुझाव, ली कमीशन, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया तो ध्यान दीजिएगा कि ली कमीशन ने ये रिकमेंडेशन दिया था कि एक सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन सेटअप कीजिए आप इंडिया में, जो हुआ था 1926। अच्छा, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार ऐसा हुआ कि प्रोविंशियल्स को एक और राइट दिया गया, वो था बजट पेश करने का। मैंने आपसे कहा ना अभी तक उनको क्या राइट दिए गए थे, कि वो बजट पे सवाल कर सकते हैं, अपने सुझाव दे सकते हैं, लेकिन रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे एक पावर दी गई, पहली बार ऐसा हुआ कि जो प्रोविंशियल काउंसिल्स थी वो भी अब क्या बजट पेश कर सकते हैं। लास्ट वन, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी कमीशन, ये क्या था, देखिए एक कमीशन ऐसा बनाया गया, पहली तय कर दिया गया था कि आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल बाद ये देखा जाएगा, ये कमीशन ये देखेगी कि क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में जितने भी प्रिंसिपल, जितने भी रूल्स बने हैं उनके मुताबिक क्या बिल्कुल सही काम हुआ है इंडिया में, और अगर नहीं हुआ है तो क्या इस एक्ट को अमेंड करना है या इसको चेंज करना है, वो देखा जाएगा। ठीक है, लेकिन कब, 10 साल बाद। तो जो 10 साल बाद हम देखेंगे, साइमन कमीशन आप लोगों ने हिस्ट्री में सुना होगा, पढ़ा होगा। तो अब देखो यहाँ धीरे धीरे चीजें कनेक्ट होती जाएंगी। 10 साल बाद जब साइमन कमीशन बिठाया गया, तो वो क्यों बैठा था, वो इसीलिए बैठा गया था, ये पहले बोल दिया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में कि आफ्टर 10 ईयर्स एक ऐसा कमीशन बैठेगा जो ये तय करेगा कि हाँ भाई इस एक्ट के मुताबिक वो काम सही तरीके से इंडिया में हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1935 एंड इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। आज के लिए इतना ही। देखिए बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, मैं लेट नाइट भी शूट करती हूँ, अर्ली मॉर्निंग भी शूट करना पड़ जाता है। अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज इसको लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो आने में थोड़ा सा टाइम लगा क्योंकि मेरे एग्जाम चल रहे थे और मेरा वीडियो समझ में आ रहा है। देखिए मैं प्रेजेंटेशन भी इसलिए देती हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप लिखने में सक्षम नहीं है, आपको वो टाइम वेस्ट नहीं करना है, इसलिए मैं प्रेजेंटेशन भी अलाउ करती हूँ अपनी वीडियोस पे, आप उसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आगे के लिए काम रहेगा आपके लिए, तो आप बैठ के फुर्सत पे अपने नोट्स भी बना सकते हैं।